अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल तेरा खुमार की फर्स्ट एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। रात का आखिरी पहर था, जहां सब नींद की वादियों में गुम थे। वहीं वो लड़की अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठी अल्लाह की इबादत में मशगूल थी। वो लाडली इबादत जिसमें अल्लाह पाक खुद आसमान पर आते हैं और फरमाते हैं कि कोई है मांगने वाला, मैं उसे अता करूँगा। और उस लड़की का ये मामूल था रात के इस पहर जागना और अपने परवरदिगार की इबादत करना। वो जाए नमाज पर बैठी गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। या अल्लाह, तू मुझे माफ़ फरमा, मैं इस गुनाह में पड़ गई, मैं तेरे बंदे की मोहब्बत में पड़ गई। मैं जानती हूँ वो नामहरम है मेरे लिए, मैं बस बेबस हूँ, लेकिन तू बेबस नहीं। मेरे रब, या तो उसे मेरा कर दे या फिर मेरे दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे। मेरे परवरदिगार, मैं तेरी इबादत करती हूँ और तुझी से मदद मांगती हूँ, आमीन। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। आंसुओं से मुतवातर चेहरा, मगर पुरनूर और हसीन, खूबसूरत और सुनहरी बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी खड़ी नाक, बारीक खूबसूरत होंठ और उस पर कहर, थोड़ी पर दरमियान में काला स्याह वो तिल जो उसकी चमकती रंगत पर बेहद नुमायां होता था। लेकिन उसकी निगाहें उसके चेहरे पर सबसे हसीन थीं, सबसे दिलकश। वो अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसने 12 साल की उम्र से खुद को 7 पर्दों में संभाल कर रखा था। ना कभी किसी मर्द की तरफ नजरें उठाती और ना ही ख़ानदान के किसी मर्द ने उसे देखा। बस उसने कबीर खानज़ादा को अपनी दुआओं में मांगा था। वो उसका बचपन का मंग था। 12 साल की उम्र में उसने कबीर को तुर्की पढ़ाई के सिलसिले में जाता देखा था। बस वो आखिरी बार था, उसके बाद से उसने सिर्फ दुआएं की थी और उसकी मोहब्बत का खुदा के सिवा कोई गवाह ना था। वो जाए नमाज से उठी और कुरान पाक की तिलावत करी। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ी और फिर अपने दिगर कामों में मशगूल हो गई। सूरज की रोशनी से आसमां सजने लगा और खान हवेली में सब औरतें किचन की तरफ रवाना हुई। अब्दुल गफ्फार खानज़ादा, जिनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे बुरहान खानज़ादा, फिर एक बेटी अस्मारा खानज़ादा, दूसरे बेटे रिजवान खानज़ादा और तीसरे बेटे रहमान खानज़ादा। बुरहान खानज़ादा के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा कबीर खानज़ादा, जिसकी उम्र 26 साल थी, और छोटा बेटा फरदान खानज़ादा, जिसकी उम्र 25 साल, और उनकी छोटी बेटी इसरा खानज़ादा, जो 17 साल की थी। और रिजवान खानज़ादा की बस एक बेटी नरमीन खानज़ादा, जिसकी उम्र 21 साल थी। उसके बाद अल्लाह ने इन्हें कोई औलाद ना दी और ना माँ बाप ने शिकवा किया, बल्कि वो अल्लाह के शुक्रगुजार थे कि अल्लाह ने इन्हें इतनी नेक बेटी से नवाजा। रहमान खानज़ादा को अल्लाह ने एक बेटी राहिमा खानज़ादा, जिसकी उम्र 19 साल थी, और 2 जुड़वां बेटे जो घर में सबसे छोटे और लाडले थे, फाज खानज़ादा और शाज खानज़ादा, जिनकी उम्र 16 साल थी। अस्मारा खानज़ादा, जिनका सिर्फ एक बेटा था, जरगाम खानज़ादा, जिसकी उम्र 25 साल थी, जो फरदान खानज़ादा से बस 2 महीने छोटा था। सब मर्द हजरात नाश्ता करके गांव के किसी काम से निकल गए थे और फरदान खानज़ादा भी डेरे पर था, लेकिन दाजान अब्दुल गफ्फार खानज़ादा सरबराही कुर्सी पर अभी भी बैठे थे और सब जानते थे कि वो अपनी लाडली के साथ ही नाश्ता करेंगे। दाजान, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हमारा इंतज़ार मत किया करें, आप नाश्ता कर लिया करें, फिर क्यों हमें रोज़ शर्मिंदा करते हैं आप? नरमीन ये कहते दाजान के बराबर में आ बैठी। धीमा लहजा, खूबसूरत आवाज़, बिल्कुल अपने नाम की तरह नर्म और नाजुक। दाजान ने नरमीन की खूबसूरत धीमी आवाज़ सुनी और उसके सर पर हाथ रखा और हल्के नीले रंग की कमीज शलवार पर सर पर तरीके से दुपट्टा ओढ़े उसका पुरनूर चेहरा देखकर बेसाख्ता माशाल्लाह कहा, मेरी जान, हमारे हल्क से निवाला ही नहीं उतरता जब तक आप हमारे पास आकर ना बैठ जाएं। दाजान ने कहते मुंह में निवाला डाला। फास और शास ने आते ही उधम मचा डाला, मोरे जल्दी से नाश्ता ले आए, हमारे पेट के सारे जानवर जाग चुके हैं। पीछे से राहिमा ने आकर दोनों का एक एक कान मरोड़ा। तुम दोनों को आखिर भूख कब नहीं लगती? राहिमा के पीछे से शाहीन खानज़ादा, रहमान खानज़ादा की बीवी, ने राहिमा का कान मरोड़ा। छोड़ो मेरे बेटों को, कितनी बार कहा है इनके खाने पर मत टोका करो। शाहीन बेगम ने अपनी बेटी राहिमा को झाड़ा, जो जर्द रंग की कमीज शलवार में सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े मुंह बसोरकर नरमीन के बराबर में बैठ गई। मोरे, मेरे इतने हसीन कान हैं, आप उनका स्टाइल चेंज कर देंगी किसी दिन। मोड़ मोड़ कर राहिमा अपने कान पकड़कर सहलाने लगी। सामने शाज और फाज अपने पेट पकड़कर उस पर हंसी करने लगे। राहिमा खानज़ादा भी खूबसूरती में बेमिसाल थी। 2 छोटी मगर खूबसूरत काली गहरी आंखें, जिनमें सुरमा डालकर वो इन्हें हसीन बना लिया करती, लंबी खड़ी नाक और भरे भरे होंठ। वो बहुत खूबसूरत थी और उसके लिए अल्लाह ने उसके जैसा ही कोई खूबसूरत मर्द रखा होगा, ये उसके खुद के अल्फाज थे। फितरती वो बेबाक थी, सबसे तेज़
जो बुरा लगता कह देती, लेकिन किरदार की इतनी खरी कि अपनी खूबसूरती पर नाज के बावजूद कभी किसी हराम ताल्लुक में ना पड़ी। इसरा खानजादा जो आज संडे की वजह से आराम फरमा रही थी, सबको सलाम करके दाजान से सर पर शफकत भरा हाथ रखवाकर अब नाश्ते के लिए रहमा के बराबर आ बैठी थी। इसरा खानजादा भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। आखिर कबीर खानजादा की बहन थी। हरी खूबसूरत आंखें जो दोनों बहन भाई को विरासत में अपनी माँ से मिली थी, खड़ी नाक और उसे नाक पे छोटा सा काला तिल, बारीक कटावदार लब, वो बेहद खूबसूरत थी और रहमा की फितरत अपनाते काफ़ी हद तक मगरूर भी थी। वो चाहती कि उसके हुस्न को सराहा जाए। वो काफ़ी हद तक बेवकूफ़ और नादान थी, इस दुनिया की भीड़ में छुपे भेड़ियों से ना वाकिफ। मोरे मेरा पराठा ले आए। शाहाना खानजादा बुरहान खानजादा की बीवी और नाजो खानजादा रिजवान खानजादा की बीवी भी पराठे लेकर वहीं आ बैठी। दादी जान वफात पा गई थी 5 साल पहले। दाजान ने अपनी खुशियों से भरा घर देखकर दिल ही दिल में सबकी नज़र उतारी। नरमीन हमेशा से उनके दिल के करीब थी, बल्कि घर के सभी अफराद के दिल में नरमीन का एक अलग मुकाम था। जब नरमीन 7 साल की थी तभी से दाजान ने उसका रिश्ता कबीर से जोड़ दिया था। वो चाहते थे नरमीन हमेशा उनकी नज़रों के सामने रहे और फिर कबीर भी उनका लाडला था। लेकिन कबीर बाहर मुल्क गया, वहाँ के रंग बिना रंग जाए और नरमीन का दिल उसके किसी अमल से टूट ना जाए। वो अपनी लाडली पोती को टूटते हुए कभी नहीं देख सकते थे। ये डर आजकल उनके दिल में पंजे गाड़ कर बैठा था। जो कितना सच होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तुर्की इस्तांबुल। आज मेडिपो यूनिवर्सिटी में उसकी आखिरी शाम थी, जहां डिग्री ख़त्म होने के बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर फेयरवेल ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां सब म्यूज़िक की धुन पर सवार थे। वहीं सबसे अलग एक कोने में हाथ में जूस का गिलास पकड़े खड़ा वो हसीन मर्द जो सबकी आंखों की चमक खुद में कैद किए खड़ा था। वो जानता था वहाँ खड़ी हर लड़की की चाह है, वो आखिर क्यों ना होता। हर कई सी गहरी आँखें, खड़ी सुतवा नाक, हल्की बियर्ड में छुपे अनाबी लब और उन सब पर कहर ढाता वो गाल में छुपा गढ़ा जो बहुत कम अपनी झलक दिखाता था जब उसका मालिक चाहता। आज की थीम के मुताबिक वो ब्लैक पैंट के साथ डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहने, स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड किए, ब्लैक ही शूज़ पहने, हाथ में रोलेक्स की ब्रांडेड वॉच पहने विंडो के पास खड़ा जूस पीने में मसरूफ़ था कि उसे अपने अकब से अपने नाम की आवाज़ आई। कबीर खानजादा, लगता है जिस गरूर से आप यहाँ आए थे वैसे ही यहाँ से चले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपको एक खूबसूरत लड़की के साथ अपनी इस हसीन शाम का इख्तिताम करना चाहिए। वो जैसे ही पलटा, एक खूबसूरत लेकिन तंग कपड़ों में खड़ी लड़की उससे मुखातिब थी। कबीर ने स्पाट नज़रों से उसका जायज़ा लिया और नागवारी से सर झटका और दोबारा अपने साबका काम में मशगूल हो गया। उस लड़की से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई तो उसने बेहोशी का नाटक किया और कबीर के बाजू से टकराती के कबीर जो उसकी खराफात से वाकिफ था, फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और पीछे मुड़कर उसकी आंखों में अपनी सर्द हरी आंखें गाड़ी तो उस लड़की को अपने चारों तरफ वहशतों का समाम महसूस हुआ। हाथ में उठता दर्द बता रहा था कि इस हसीन मर्द को लड़की की ये हरकत पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो निडर बनी उसकी आंखों में आंखें डाले बोली थी, आई लाइक इट। लगता है खून काफ़ी गर्म है, तुम चाहो तो आज की रात हम दोनों मिलकर आग लगा सकते हैं। हरी आंखों में ये सुनकर लाली उभरी और होंठों पर सर्द मुस्कुराहट के एक झटके में कबीर ने उसे नीचे फेंका था और जब बोला तो चेहरा सपाट और आंखें वहशत में डूबी थी। तुम जैसी हजारों लड़कियों की चाह है कबीर खानजादा, लेकिन मेरी नज़र में ऐसी लड़कियों की औकात पता है क्या है? नीचे गिरी हुई एक बेकार शय जिसे मैं नज़र भरकर देखना भी पसंद नहीं करता। अपनी कुर्बत पेश करना तो बहुत दूर की बात है। कबीर के इशारे को सामने गिरी लड़की बाखूबी समझ गई थी कि आहाने से उसका चेहरा सुर्ख हुआ और कबीर वहां से तंजिया साइड स्माइल पास करता वॉकआउट कर गया। फरदान बाबा, आपसे गांव के कुछ लोग बात करने आए हैं। फरदान डेरे पर मौजूद था जब एक मुलाजिम ने आकर उसे कहा, जी शफीक बाबा भेज दें। फरदान खानजादा जो 6 फुट से निकलते कद, काली स्याह आंखें, खड़ी नाक, उनाबी लब जो हल्की दाढ़ी में छुपे थे और अपने भाई की तरह गाल में पड़ता गढ़ा उसे निहायत हसीन मर्द बनाता था। अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा जुनूनी पाया जाता था। किसी भी चीज़ को हासिल करने का जुनून, तबाह करने का जुनून, खुद में समा लेने का जुनून। खतई रंग की कमीज शलवार पहने, काली शॉल कंधे पे डाले वो आस्तीन कहनी तक मुड़ते हुए बोला, जब एक आदमी जिसका नाम आसिफ था 2 लड़कों को गिरेबान से पकड़ कर लाया और उसके सामने फेंका। लाला, ये मुझे रास्ते में नजर आए। हमारे गांव की बच्चियां जो मैट्रिक के पर्चा देकर आ रही थीं, इन्हें अपने साथ घसीट कर ले जा रहे थे। मेरी नज़र पड़ गई, वरना आज 2 फूल तबाह हो जाते। आसिफ गुस्से में बोला कि फरदान का खून खौल उठा।
वो उन आदमियों के पास आया और झुका, एक हाथ से एक आदमी का गिरेबान पकड़ते दूसरे को लात मारी और अपने जूते की नोक उसके सीने पर रखकर दबाव दिया कि वो दोनों फरदान की वहशत से कांप उठे। उन्होंने आज तक सिर्फ सुना था कि फरदान खानजादा जुनूनी है हर चीज़ में, और आज उनका उससे पाला पड़ा था तो थर थर कांप रहे थे। हमारे गांव की बेटी पर हाथ डाला मतलब हमारी इज्जत पर हाथ डाला, और हमारी इज्जत पर हाथ डालने वालों के हाथ सलामत रहें तो फिर लानत है खानजादों पर। फरदान की आंखें सुर्ख और वहशत से भरी थीं कि वो दोनों आदमी उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन माफ़ी वो भी इस खेल की ये नामुमकिन था। आसिफ ले जा इन दोनों को उठाकर तहखाने में, इनका फैसला रात को अपना अंजाम पाएगा। फरदान ने सामने सोफे पर बैठकर हाथों में दबी सिगरेट जलाई और गहरे कश लेने लगा, और आसिफ इन दोनों को घसीटते वहां से ले गया। अच्छा शाहाना भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा कबीर कल वापस आ रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई, आप फिक्र ना करें, किसी चीज़ की सब काम हो जाएंगे। असमारा बेगम बैठी फ़ोन पर। हुमतन गोश्त के पीछे से जरगाम, जिसने अभी हवेली में कदम रखा था, उसके कदम थमे। जरगाम को हमेशा से ही कबीर से चिढ़ थी, क्योंकि ख़ानदान के मर्दों में हमेशा कबीर को ऊपर रखा जाता था। हर चीज़ की छूट उसे थी, बाहर जाना जिसकी इजाज़त जरगाम तक को नहीं मिली थी, लेकिन कबीर के बेहद मनाने से उसे मिल गई थी। वो हर चीज़ में हमेशा जरगाम से ऊपर रहा था, जो जरगाम को नहीं पसंद था। जरगाम खानजादा एक वजही मर्द था, सांवली रंगत मगर पुरकशिश नकोश थे। 6 फुट से निकलता कद, भूरी खूबसूरत आंखें, हल्की दाढ़ी, उनाबी लब। उसका रोब इतना था कि सामने वाला भी उससे बात करने से पहले एक बार ज़रूर सोचता था। वो जब कहीं से गुजरता तो सामने वाला एक बार मुड़कर ज़रूर उसे देखता था। अभी वो हवेली आया ही था कि उसने ये खबर सुनी और उसका मुंह तक कड़वा हो गया कि 11 साल बाद फिर से कबीर खानजादा के नारे सुनने पड़ेंगे। मोरे मोरे बाद में बातें करिएगा, पहले मुझे खाना दें, बेहद भूख लगी है मुझे। चलें शाहाना भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जरगाम इतने बड़े हो गए हो, किसी मुलाजिम से कह देते, वो खाना लगा देता, लेकिन नहीं, माँ ही खिलाए। अभी भी आपको पता है ना मोरे, मैं आपके हाथ से ही खाना लेता हूँ। फिर इस बात का क्या मकसद है? कल को शादी हो जाएगी तो क्या तब भी ऐसा करोगे? जरगाम की आंखों में चुभन से कोई सरापा लहराया और नवाला मुंह तक जाते जाते रुका। अपने ख्याल को झटक कर स्पाट नजरों से अपनी मोरे को देखा। मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। जरगाम खानजादा किसी के लिए खुद को नहीं बदलेगा। असमारा बेगम से ज़्यादा उसने खुद को ये जताया था। तुर्की इस्तांबुल। आज इस खूबसूरत शहर में उसकी आखिरी रात थी। बोस्फोरस क्रूज में अरहम और अर्श के साथ बैठा वो डिनर कर रहा था। ब्लैक हाईनेक साथ ब्लैक पैंट और उसके ऊपर लॉन्ग कोट पहने, बाल जेल से सेट किए, हरी गहरी आंखों में वो शख्स सबसे मुनफरिद हुस्न रखता था। जब अर्श बोला, तो तू कल वापस जा रहा है? फाइनली खुशी तो हो रही होगी, इतने साल बाद अपने मुल्क, अपने शहर वापस जाना, अपने माँ बाप से मिलना। कबीर अर्श के सवाल पर खामोश रहा और ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे सुना ही ना हो। अर्श और अरहम ने एक दूसरे को देखा और फिर कबीर को। क्या हुआ, तो खुश नहीं है? अरहम ने सवाल किया तो कबीर ने चम्मच प्लेट में रखकर उसे देखा। स्पाट चेहरा, हर एहसास से आरी खामोश आंखें। खुशी है इस बात की कि फैमिली से सबसे बहुत साल बाद मिलूंगा, लेकिन क्या? लेकिन तुम लोग वहाँ की रवायात तौर तरीके से वाकिफ़ नहीं हो। मैं इतने साल पलट कर वहाँ इसलिए वापस नहीं गया कि मुझे बचपन से इन सब तौर तरीक़ों से चिढ़ थी। तुम लोग नहीं जानते, लेकिन वो कहकर खामोश हो गया जैसे चिढ़ हो इस मौजू से। लेकिन क्या? अर्श की आवाज़ पर उसने नज़र उठाकर इन दोनों को देखा। वहाँ मेरी एक मंग भी है, वो कहकर पल भर के लिए खामोश हुआ। इन दोनों के चेहरे देखने लगा जो उलझे हुए थे, जैसे वो समझने हो। जब कबीर की ही आवाज़ गूंजी, मंग से मुराद बचपन में ही मेरी मंगनी हो गई थी, मेरी किसी कज़न से। वो एक एक लफ्ज़ आंखों में देखकर ठहर कर बोला और उनके चेहरे देखने लगा जो ये सुनकर हैरान और खामोश थे। व्हाट? लेकिन आज के दौर में ऐसा कहाँ होता है? अरहम ने उलझे हुए लहजे में कहा। मेरे गांव में ये सब आम है। यहाँ मंगनी बचपन में कर दी जाती है और हमें पता भी नहीं होता, और जब पता चलता है तो आप इस फैसले से फिर नहीं सकते। कबीर ने अपनी पेशानी मसलते हुए परेशान लहजे में कहा। यही वजह है कि मैं 9 साल से वहाँ वापस नहीं गया। मैं कैसे किसी ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूँ जिसे मैं जानता भी नहीं? वो गांव की कोई गवार होगी जिसे वहाँ जाकर हर हाल में मुझे अपनाना होगा। तू तो मना कर दे कि मैं नहीं कर सकता। एटलीस्ट तेरे स्टैंडर्ड की तो होनी ही चाहिए ना यार, वो लड़की जो तेरी वाइफ बने। अरहम बोला तो अर्श ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सही कह रहा है अरहम, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कबीर खानजादा, जिसके पीछे यहाँ की खूबसूरत और एजुकेटेड लड़कियाँ लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं, वो अपने गांव जाकर किसी गवार से शादी करेगा। अनबिलीवेबल। अर्श ने अपने हैरानी का इजहार किया तो कबीर ने उसे घुरी से नवाजा, जिस पर वो खामोश हुआ। मैं कभी किसी गांव की गवार से शादी नहीं करूंगा, चाहे मुझे अपने बड़ों के सामने आवाज़ ही क्यों ना उठानी पड़े। कबीर ने किसी गहरी सोच में डूबे संजीदा चेहरे में इन्हें जवाब दिया। हम तेरे साथ हैं, तू फिक्र नहीं कर, तू जा और हमें अपडेट करते रहना।
कबीर ने सर इस बात में हिलाया। कबीर की ऐसी शख्सियत ना थी कि वो हर किसी को दोस्त बनाता। लोगों पर भरोसा वो जल्दी नहीं कर पाता था। सामने वाले शख्स को परखना उसकी शख्सियत का खासा बन गया था। लेकिन कबीर ने सोचा भी नहीं होगा कि ये खासियत उसे एक दिन मुश्किल में भी डाल देगी। उसने बस यहाँ आकर यही दो दोस्त बनाए थे, अरहम और अर्श, जिनका ताल्लुक तुर्की के ही किसी छोटे शहर से था। लेकिन वो उसके सच्चे दोस्त साबित हुए थे। जो बात आज तक कबीर ने अपने मुंह से ना कही थी कहीं, क्योंकि वो किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के हक में था। वो समझता था कि हर तारीफ कबीर खानज़ादा के लिए है, और आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी तारीफ कबीर खानज़ादा खुद करे। आपको नज़र नहीं आता, हमेशा ऐसे ही टकराते रहते हैं और फिर हम पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हम अपनी आंखें कमरे में रखकर आते हैं। राहिमा, जो रात गए प्यास लगने की वजह से किचन से पानी लेने जा रही थी, किसी पत्थर जैसे वजूद से टकराई और सर मसलने लगी। सामने जो नज़र पड़ी तो फरदान अपनी पूरी वजाहत से खड़ा उसे ही खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था, जिसके सर से दुपट्टा गायब था। अपनी ज़ुबान को लगाम दो, अगर तुम अपने आप का ख्याल रखोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा लड़की। मुझे तुम्हारी ये 2 गज़ की ज़ुबान सख्त जहर लगती है, और सर पर दुपट्टा लो फ़ौरन। फरदान, जो थका हारा डेरे से वापस आ रहा था, सामने इस चलती फिरती आफत से टकराकर फ़ौरन उसे माथे पर बल सजाए थे। रहमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फ़ौरन सर पर दुपट्टा लिया, लेकिन अपनी गलती मानना उसकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ था। इसलिए अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाते हुए जब बोली तो फरदान के आग लगा गई। हमें अपने आप का ख्याल बहुत अच्छी तरह रखना आता है, आप अपनी नज़रों का ख्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फरदान के तो सर पे लगी और तलवों पे बुझी। उसकी आंखों के गोशे सुर्ख हो गए और गुस्से से सफ़ेद पठानी रंगत सुर्ख हो गई। रहमा को अपनी बात का अंदाज़ फरदान की सुर्ख रंगत देखकर हुआ तो फ़ौरन वहाँ से भागने लगी, क्योंकि इस जनूनी जिन को छेड़ दिया था। लेकिन फरदान ने गुस्से में उसके हाथ को पकड़ लिया और कमर पर मोड़कर सख्ती से उसे अपने करीब किया कि रहमा की जान निकल गई और वो दर्द से आंखें भींच गई। जितना कहता हूँ सिर्फ उतना किया करो। ये जो अपनी ज़ुबान के जौहर तुम दिखाती फिरती हो ना, एक दिन इसे ऐसा बंद करूँगा कि दोबारा मेरे सामने खोलने की गलती नहीं करोगी। फरदान का चेहरा उसके चेहरे से 2 इंच दूर था। उसने उसके डरे सहमे चेहरे को देखा तो तंजिया मुस्कुराया। जिस चिड़िया की चोंच हर वक्त चलती रहती थी, वो आज उसके चुंगल में सहमी खड़ी थी और उसके हाथों पर मजीद दबाव दिया तो वो दर्द से बिलबिला उठी और आंखों से आंसू जारी होने लगे। फरदान उसके आंसू देखे तो तंजिया मुस्कुराया। आइंदा मेरे सामने अपनी ज़ुबान चलाना, वरना इससे भी ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने एकदम उसका हाथ छोड़ा तो रहमा झटका खा के पीछे हुई और अपना हाथ मसलने लगी। फरदान एक नज़र रहमा को देखकर अपने कमरे में चला गया। पागल पठान, साइको जिन। रहमा, जिसकी तकलीफ कम नहीं हो रही थी, फरदान के जाते ही उसको बचपन से दिए गए अलकाबात से नवाजने लगी। डरती तो वो किसी के बाप से भी नहीं थी, लेकिन फरदान खानज़ादा के रोब और गुस्सा में वो हमेशा दब जाती। लेकिन इस बात को मानते हुए उसकी अना बीच में आ जाया करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि डरती तो वो किसी के बाप से भी नहीं है। सुबह का सूरज निकल गया था। खान हवेली में ईद का समा था। सारे मुलाजिम अफरा तफरी में सारे काम अंजाम दे रहे थे। शाहाना बेगम के तो पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। उनका बेटा जिगर का टुकड़ा कितने साल से उसका माथा ना चूमा था, बस वीडियो कॉल पर उसे निहारती थी तो रो देती। उसे महसूस करने के लिए उनकी ममता तड़प रही थी और आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। नासो बेगम भी खाने की तैयारियों में लगी हुई थी। आखिर कबीर खानज़ादा अपने घर वापस आ रहा था। पूरे 9 साल बाद वो अपने घर में कदम रख रहा था। सबके दिलों में बसता था। वो उनके ख़ानदान का पहला चश्मो चिराग था और उसकी अहमियत हर चीज़ से बढ़कर थी। और नाजो बेगम के दिल में तो हमेशा से कबीर के लिए एक अलग सी उनसियत थी। जब से दाजान ने नरमीन का रिश्ता कबीर से किया था, मोरे मोरे शाज और फाज भागे हुए शाहीन बेगम के पास आए। हाँ मड़ा, क्या हुआ? क्यों आसमान सर पर उठाया हुआ है? आज कबीर लाला आ रहे हैं। आपने हमारे वो गिफ्ट की लिस्ट दे दी थी ना? वो गिफ्ट की लिस्ट थी माड़ा, पूरा जवाल लेकर आएगा तुम्हारा लाला। इतनी बड़ी लिस्ट हमने अपने बच्चे को नहीं दिया, वो थक जाता खरीद कर। मोरे, ये क्या किया आपने? अब लाला हमारे लिए गिफ्ट नहीं लाएंगे। शाज और फाज मायूस होकर रोने वाली शक्लें बनाने लगे, लेकिन दाजान की सीख आड़े आ गई कि खान कभी नहीं रोता। फिर आड़े टेढ़े मुंह के जाविये बनाते दाजान के पास चले गए। जी दादान, पूरे गांव में खुशी का समा है, सब बहुत खुश हैं। लाला इतने साल बाद आ रहे हैं। मर्दान खाने में बैठे सभी मर्द गुफ्तगू में महव थे जब फरदान खानज़ादा की आवाज़ गूंजी। सबकी बातों का मरकज़ कबीर खानज़ादा था, जो आज रात हवेली वापस आ रहा था। लेकिन कोई था जो इस गुफ्तगू के मौजू से चिढ़ खा रहा था। ज़रग़ाम खानज़ादा बज़ाहिर मुंह में झूठी मुस्कुराहट लिए बैठा था, लेकिन अंदर से उसका खून खौल रहा था। कबीर की पढ़ाई, उसकी आदत, उसकी तारीफ़ों को सुनते। कबीर का शौक़ था आर्किटेक्ट बनने का, इसलिए उसने तुर्की की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, जिसके लिए उसने जान तोड़ कोशिश की थी। अपने बाप दादा को मनाने के लिए उसके बहुत से इजाज़त ली थी। ऐसा नहीं था कि खान हवेली पढ़ाई के ख़िलाफ़ है, लेकिन दाजी नहीं चाहते थे कि कबीर इस कदर पढ़ाई करे कि यहाँ आकर तो उसे गांव, पंचायत और उनकी जगह ही संभालनी थी। और वो नहीं चाहते कि कबीर किसी और पढ़ाई में पढ़कर उनके रवाज भूले। लेकिन
कबीर की ज़द के आगे मजबूर होकर वो मान गए, मगर इस शर्त पर कि वो जब भी आएगा उसे यही सब करना है जो उसके बाप दादा करते आ रहे हैं। जरगाम खानजादा ने अपनी बहुत कोशिश की कि वो भी मुल्क से बाहर जाकर आला तालीम हासिल करे, लेकिन इसकी बात को रद्द कर दिया गया, ये कहकर के कबीर की देखा देखी कोई नहीं करेगा और किसी को ये इजाज़त नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जरगाम को और नफरत होने लगी कबीर से। जरगाम और फरदान ने शहर की यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ था। हाल ही में नरमीन ने भी इस्लामिक लिटरेचर में मास्टर किया था। रहमा और इसरा की तालीम अभी जारी थी। नरमीन की ख्वाहिश थी कि इस्लामिक लिटरेचर पढ़ने की। दाजान लड़कियों को पढ़ाने के हक में ना थे, लेकिन फरदान ने इन्हें बहुत समझाया कि आज के दौर में पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, जिसके चलते दाजान मान तो गए, अलबत्ता खुश अभी भी ना थे। खुश तो होना ही, उनका तो नया सरदार आ रहा है। दाजान ने जब कहा तो जरगाम का खून मजीद खौला कि उनकी जगह भी अब कबीर की होगी, लेकिन आगे क्या क्या कबीर का होना था ये तो वक्त ही बताएगा। नरमीन सुबह से अपने कमरे में बंद थी। उसका दिल बहुत अजीब हो रहा था ये सोचकर कि वो इतने सालों बाद आ रहा है। कैसा दिखता होगा, अब कैसा सोचता होगा, क्या वो जानता होगा कि यहाँ कोई है जो रात रात भर जागकर उसकी सलामती की दुआएं करती है। उसे सोचे बिना उसका 11 साल में एक दिन नहीं गुजरा। इससे मोहब्बत किए बिना उसने एक लम्हा नहीं गुजारा। लेकिन ये तो उसकी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था कि नरमीन खानजादा ने कितनी खामोशी से, कितनी टूटकर कबीर खानजादा से मोहब्बत की है। उसकी आंखें झिपकी और आंख से एक आंसू टूटकर गिरा और मुंह से बेख्तियार सिर्फ एक ही पुकार निकली, अल्लाह। ज़हर की अजानों की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वज़ू किया, नमाज पढ़ी और फिर खामोशी से चुपके से दिल में अल्लाह से मुखातिब हुई, जिसे हमेशा हुआ करती थी। और वो खुद की ज़ुबान से यही जिक्र नहीं करती थी कि अल्लाह को बुरा ना लग जाए। वो खामोशी से मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से मुखातिब होती थी, या अल्लाह, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि तू तो बेहद रहीम है, तेरी रहमतों की कोई हद नहीं, तू चाहे तो सब अता कर सकता है, बस सामने नियत होनी चाहिए, और मेरी नियत तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं नहीं जानती कि वो वहाँ जाकर कैसा हो गया होगा, मैं उसे याद होंगी या नहीं, हमारा रिश्ता याद होगा या नहीं, वो बाहर से आकर इस रिश्ते को मानेगा या झुटला देगा, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस तुझसे तेरे बंदे को मांगती हूँ कि अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो बेशक मैं मुँह से उफ ना करूँगी, लेकिन मैं जिंदा ना रह सकूँगी। मेरे खुदा, मेरी दुआओं की लाज रखना, मेरे उठे हाथ की लाज रखना, बेशक तो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, आमीन। सफ़ेद सूट और सफ़ेद दुपट्टे के हाले में भीगा चेहरा, बड़ी बड़ी खामोश स्याह आँखें, कपकपाते सुर्ख लब और सफ़ेद चेहरे में घुली रोने के बाइस गुलाबी सुर्खियाँ। वो कितनी हसीन थी वो जानती ही कहाँ थी। दिन रात सर पर तो सिर्फ एक शख्स ही सवार रहता, खुद को तो आँख भर कर कभी देखा ही नहीं था कि अंदाज़ा होता 7 पर्दों में छुपी दुनिया में भटकी हुई कोई हूर थी वो। जाए नमाज से उठी तो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर पलटी, चेहरे को नकाब की मदद से ढका और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो रहमा और इसरा फ़ौरन से अंदर आई। आप ही चले ना, जनान खाने में सब तैयारियों में लगे हैं और आप सबसे छुपकर कमरे में बैठी हैं। इसरा आयत आते ही शुरू हो गई थी। हाँ हाँ चलो, बस आ रही थी, नमाज अदा कर रही थी। वो तीनों साथ ही कमरे से रवाना हो गई थी। नरमीन और रहमा नीचे आकर किचन में चली आईं। जनान खाना में इसरा की 2 सहेलियां आई थीं, जिनसे मिलकर इसरा हवेली के ही पिछले बाग में जाने का सोचने लगी, जहां हवेली के मर्द जाने से मना करते थे क्योंकि अक्सर वहां माली या और मुलाजिम पाए जाते थे। लेकिन वहां लगे फूलों को इसरा दीवानी थी, तो अपनी सहेलियों को लेकर चुप छुपाते बाग में चली आई। जरगाम जो कॉल सुनते हवेली की पिछले तरफ ही आ रहा था कि इसरा के कान खड़े हुए। ये तो जरगाम लाला की आवाज़ है, लगता है वो यहीं आ रहे हैं। इसरा की कपकपाती आवाज़ मुश्किल से उसे हलक से बाहर निकली तो उसकी एक सहेली उसकी पतली होती हालत देखने लगी। तुम्हारे माथे पर तो ऐसे पसीना आ रहा है जैसे कोई जिन आ रहा हो। वो जो जिन है, वो तीनों वहां बनी एक दीवार के पीछे छुप गईं और इसरा तो परेशानी में आ गई, जबकि उसकी दोनों तितलियां दीवार के पीछे छुपते जरगाम खानजादा को देखने लगी, जो कॉल पर किसी से मुखातिब था। ये जिन है, इसरा की एक सहेली जरगाम को तकते हुए इसरा से मुखातिब हुई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अगर उन्होंने देख लिया तो तुम दोनों को तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें वो कच्चा चबा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। इसरा ने इन दोनों की हरकत देखी और गुस्सा हुई। ये इतना हैंडसम जिन मुझे दे दो अगर तुम नहीं रख रही। उसकी एक सहेली जो बिना आंख झिपके जरगाम खानजादा को देख रही थी, मदहोश लहजे में इसरा से मुखातिब हुई। क्या हैंडसम और जरगाम लाला, ज़रा दिखाओ हमें भी, कहीं तुम लोगों ने फरदान लाला को तो नहीं देख लिया। इसरा ने दीवार के पीछे से झांका तो जरगाम खानजादा ही फ़ोन कॉल पर मुखातिब था। सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने, इस पर ब्लैक कोट पहने, भूरी आंखें, भूरे बाल सलीके से सेट किए जरगाम खानजादा अपनी भरपूर वजाहत से खड़ा था। लेकिन इसरा खानजादा को तो वो अभी भी कहीं से हैंडसम नहीं लगा था। ये तो जरगाम लाला ही हैं, लेकिन ये तो कहीं से भी हैंडसम नहीं है। इसरा आंखें फेरती इन्हीं दोनों से कहने लगी, जो जरगाम को ऐसे दिखनी थी जैसे वो जिन नहीं, ये चुड़ैले हों जो जरगाम को चिमटने को तैयार हों।
इतने हसीन मर्द को तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? देखो तो जरा, चौड़ा सीना, मर्दाना वजाहत, भूरी आंखें। हुस्न इसे नहीं कहते तो किसे कहते हैं? तुम दोनों ने अभी हमारे कबीर लाला को नहीं देखा। असल खूबसूरती का शाहकार तो वो हैं। इसरा अपने भाई के हुस्न के चर्चे करने लगी तो उसे तो अपने भाई के सिवा कोई हसीन लगता ही ना था। तो ठीक है, अपने भाई को तुम रख लो और ये जरगाम खानजादा मुझे दे दो। उसकी एक सहेली जो दीवानी हो गई थी जरगाम की, इसरा से कहने लगी तो इसरा ने तपकर अपने हाथों से पकड़कर उसकी मुंडी को आगे किया जो वो करने को नाम ले रही थी। ऐसे भी कोई हसीन नहीं है, भला सांवली रंगत में क्या हुस्न रखा है। इसरा जरगाम की रंगत को उसके नकुर से नाप तोल रही थी। उसकी ये मंतक उसके दोस्तों को कम से कम समझ नहीं आई। जरगाम की गंदमी रंगत और उसकी भूरी आंखें उसकी पर्सनैलिटी पर बेहद जचती थीं। ऐसी ही लड़कियां उस पर फिदा नहीं होती थीं, लेकिन ये बात ऐसे हुस्न पसंद लोगों को कहाँ समझ आती है। जरगाम को काफ़ी देर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसे लाल आंचल हवा से उड़ता हुआ नजर आया। इसरा को जैसे ही नज़र पड़ी उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा जो पिछली तरफ खुलता था सबसे पहले अपने दोस्तों को भगाया और जैसे ही उसने जल्दबाजी में कदम आगे रखा उसका पैर मुड़ा और वो धड़म से नीचे। जरगाम जो वहाँ उसकी सहेलियों के जाते ही पहुँच चुका था, इसरा को वहाँ इस हालत में देखकर उसका दिमाग भग से उड़ा। जरगाम ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ जोर से भींची। सपाट चेहरे से उसे देखा जो किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी चोरी पकड़े जाने पर आंखें नीचे उसके सामने पड़ी थी। सर से गिरता कंधे पर पड़ा उसका दुपट्टा जिसका दूसरा सिरा अपने हाथ में भिंजा हुआ था। सफ़ेद रंगत उसके खौफ से जर्द पड़ी थी। अपने पैर का दर्द तो उसे महसूस ही नहीं हुआ था। सामने वाले के खौफ से और हल्की आवाज़ में सिर्फ एक ही अल्फाज दोहरा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जरगाम एक टांग मोड़े उसके करीब बैठा, गर्दन टेढ़ी करे उसके खौफ से जर्द चेहरे को सपाट सर्द और खामोश नज़रों से देख रहा था। माथे की रगें तन गई थीं। तुमसे कहा था ना दोबारा मेरे सामने मत आना। वो सर्द नज़रों से उसके हसीन चेहरे को देखते कहने लगा, लेकिन इसरा ने अपनी आंखें ना खोली। जरगाम ने उसके नाजुक पैर को देखा और फिर उसकी खौफ से बंद आंखों को, और दूसरे ही पल उसने इसरा के पैर को पकड़ते मोड़ा था। इसरा जो इस हरकत की तवक्को हरगिज़ नहीं कर रही थी, अचानक दर्द से बिलबिला उठी और चीख के लिए उसने मुंह खोला ही था कि जरगाम ने अपना भारी हाथ उसके मुंह पर रखा और उसकी चीख का गला घोंट दिया। आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे। इसरा ने अपनी नम भीगी आंखें खोली तो जरगाम ने उसकी आंखों में अपनी सर्द भूरी आंखें गाड़ी और ठहर ठहर कर अपने अल्फाज अदा किए। अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर एक ही झटके में खड़ा कर दिया। इसरा नई दर्द की तकलीफ से तड़प उठी, लेकिन होंठ भींच लिए, मुंह से आवाज़ ना निकली जो अगर निकल जाती तो पता नहीं वो इस हुक्म खिलाफी के खिलाफ सजा देता। मैंने मना किया था ना कि मेरे सामने मत आना, और तुम यहाँ मेरे सामने यहाँ दावत नज़ारा बनी पड़ी थी। इसरा का एक बाजू जो अभी भी इस जल्लाद के हाथ में था उसे मोड़कर कहते वो दबा दबा सा चिल्लाया कि इसरा की रूह लरज गई। वो डर के मारे कांप रही थी, उसका सांस सूख रहा था, लेकिन सामने वाले को होश ही कहाँ था। मेरा मुंह क्या देख रही हो? अगर मेरी जगह कोई मुलाजिम यहाँ तुम्हें ऐसे पड़ा देख लेता तो मैं यहीं तुम्हें जिंदा गाड़ देता। जरगाम का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। जरगाम लाला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस फूल तोड़ने आई थी। वो आंसू बहाती हिचकियां देती अपनी बात बताने लगी। यहाँ घर की औरतों का आना मना है, ये बात जानती हो ना तुम। वो उसका हाथ मजीद मोड़ते हुए गुस्से से धाड़ा कि एक मुलाजिम जो वहाँ से गुजर रहा था शोर की आवाज़ सुनकर भागा हुआ आया। जरगाम की नज़र मुलाजिम पर पड़ी तो इसरा को दीवार की ओर धकेल कर मुलाजिम पर धाड़ा, 1 मिनट से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना यहीं दफना दूंगा। वो मुलाजिम घबराता हुआ वहाँ से रफू चक्कर हो गया और इसरा जिसकी कमर दीवार से जोर से टकराई थी वो मजीद वहाँ खड़ी आंसू बहाने लगी। खौफ से उसका बुरा हाल था, सांस उसका सीने में ही अटका था। जरगाम ने इसरा की ऐसी हालत देखकर खुद को कंट्रोल किया, नहीं तो उसका बस नहीं चल रहा था कि आज इस लड़की का खून कर दे। उसने दीवार के इर्द गिर्द हाथ रखकर इसरा को अपने घेरे में लिया और उसके करीब हुआ। मुझे सख्त चिढ़ है तुमसे लड़की, मेरे आसपास मत आया करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये अपनी खूबसूरती के जौहर जो यहाँ पड़ी तुम अभी दिखा रही थी, अगर आइंदा ऐसे मुझे कहीं नज़र आ गई तो वहीं कलमा पढ़ लेना, क्योंकि मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। जरगाम उसकी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला कि उसके अल्फाजों की वहशत से इसरा का दिल लरज उठा। वो रोती हुई सांस बहाल करने की कोशिश करती नफ़ी में सर हिलाने लगी। जरगाम ने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक कदम पीछे हटाया और वहाँ से चला गया। जरगाम गया तो उसका सांस बहाल हुआ। वो पता नहीं क्यों इसरा से इस कदर चिढ़ खाता था। इस घर में सब लोग उससे इतनी मोहब्बत करते थे कि जरगाम का रवैया वो बेतहाशा डर जाया करती थी। और आज तो जरगाम के गुस्से को देखकर उसका सांस रुकने लगा था। वो अपने आंसू साफ करती सीधा अपने कमरे में जा बंद हुई। और ये नफरत इस कदर क्यों थी उसका पता तो वक्त बताएगा। शाम गए हवेली में पूरा खानदान जमा था, तभी एक मुलाजिम भागा हुआ आया। बड़े साहब कबीर बाबा आ गए। ये खबर सुन वहाँ सब खुशी से खड़े हुए। जनान खाना की औरतें भी खुश होते खड़ी हुई। नरमीन का दिल घबरा उठा और आंखें साख्त हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसा महसूस करे। खामोशी से आंखें झपके उसने अपने दिल पर हाथ रखा था जो ऐसे धड़क रहा था जैसे पागल हो रहा हो, लेकिन उसका चेहरा खामोश था। वो खामोशी से सबके साथ खड़ी हो गई।
बाहर पहले एक और एक के बाद दो दीगर गाड़ियां आकर रुकीं। पहली गाड़ी से 2 गार्ड्स उतरे और दूसरी गाड़ी का दरवाज़ा एहतरामन झुककर खोला। एक दरवाजे से फरदान खानज़ादा और दूसरे से कबीर खानज़ादा निकले। काले शलवार कमीज़ में वाइट शॉल कंधों पर डाले, बाल जेल से सेट किए, हरी गहरी आंखें, अपनी मर्दाना वजाहत समेत बाहर निकला कबीर खानज़ादा। दाजान ने इतने सालों बाद अपने जिगर के टुकड़े को करीब से देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। सबसे पहले उसने दाजान को गले लगाया। उसका अपना दिल भी दाजी के लिए गले लगते भर आया था। आंखें भींचे उसने अपना हिसार मजबूत किया। मेरा जवान, दाजान ने खुशी से कहा और उससे अलग हुए। कबीर मुस्कुराया और अपने बाप बुरहान खानज़ादा के गले लगा। वो बेपनाह खुश थे अपने बेटे को गले लगाए। कबीर भी उनके हिसार में अपने बाप की शफकत महसूस करने लगा। अपने बाप की काफ़ी देर गले लगे। उसने अपने चाचा रहमान और रिजवान खानज़ादा को गले लगाया। वो इतने सालों बाद इन सबसे मिल रहा था। बचपन में इनकी मोहब्बत याद करते उसकी आंखें नम हुई थीं। उन सबसे मिलते उसकी नज़र इन भूरी आंखों से टकराई। ज़रगाम खानज़ादा। कबीर तंजिया मुस्कुराया और उसके गले लगा। ज़रगाम भी आगे तंजिया मुस्कुराहट के साथ उससे बगलगीर हुआ। मुझे नहीं पता था तुम भी मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। मैं तो आगे जगह जगह तुम्हें खड़ा नजर आऊँगा। उसके तंज का जवाब ज़रगाम ने भी उसी के अंदाज में दिया और सब अंदर की तरफ बढ़े। वो अंदर आकर बैठे और कबीर से सबकी मुलाकात करवाने लगे। जो मगरूर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सबसे मिल रहा था। उसका दिल अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन फिलहाल वो खामोश था। मर्दान खाना और जनान खाना के बीच एक जालीदार दीवार थी, जहाँ से गौर किए झांका जाए तो सब नजर आता था। इसरा और रहमा वहाँ से झांककर सबको खबरें देने लगी, क्योंकि सब जानते थे कि कबीर को वहाँ से अब जल्दी नहीं छोड़ेंगे। और शाहाना बेगम तो तड़प रही थी उससे मिलने के लिए। मोरे, लाला तो बहुत हैंडसम हो गए हैं, वीडियो कॉल से भी ज़्यादा। इसरा भागी हुई आई और शाहाना बेगम को बताने लगी, लेकिन नरमीन का दिल जोर से धड़का, जैसे कूदकर बाहर आ जाएगा। वो वहाँ से सीधी कमरे में चली गई। उससे बर्दाश्त ना हुआ तो काफ़ी देर बाद कबीर ने सबसे खुद माजरत की और वहाँ से उठकर जनान खाना की तरफ आ गया। इसरा जो पहले ही जालीदार से खड़ी उसे दिख रही थी, उसने जाकर जनान खाने में ऐलान किया। रहमा और इसरा ने दुपट्टा सर पर लिया। कबीर वहाँ आया तो दूर से ही पहली नज़र अपनी माँ पर गई। वो जोर से उनके गले लगा और चुपके से आंखें साफ की, जो माँ की आगोश में आते ही नम हो गई थीं। उसने माँ से अलग होकर उनका माथा चूमा और काफ़ी देर तक ठहरा रहा। मैंने आपको बहुत याद किया मोरे, मेरा बेटा। शाहाना बेगम की तो आंखें ही नहीं भर रही थीं कबीर का चेहरा देखते। वो फिर से गले लगा तो नाजो बेगम जो तरस रही थीं और लाइन में लगी थीं वो बोली, माड़ा, हमें भी तो मिलने का मौका दो। कबीर और शाहाना बेगम हंसे और फिर बारी बारी नाजो बेगम, शाहीन बेगम और असमारा फूफो से मिला और फिर इसरा को अपने गले से लगाए रखा। कैसी है मेरी गुड़िया? कबीर उसका माथा चूमते बोला। हम ठीक हैं लाला, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। उसकी नज़र रहमा पर पड़ी तो सवालिया नज़रों से इसरा को देखा। ये रहमा आप ही हैं लाला? रहमान चचा की बेटी। कबीर सर हिलाते आगे बढ़ा, रहमा के सर पर हाथ रखा। कैसी हैं गुड़िया आप? हम ठीक हैं लाला। कबीर ने उसे देखा। वो बेहद खूबसूरत थी। उसे वो बिल्कुल इसरा की तरह लगी। उसने नज़रें घुमाई तो कोई और नज़र ना आया। वो कहाँ थी जिससे उसकी मंगनी हुई थी? उसने दिल में सोचा, लेकिन मुंह से ना कहा। वो इतना तो जानता था कि उसकी मंगनी रिजवान चचा की बेटी से हुई थी और उसका नाम वो अपने जहन पर जोर डाले। सोचने लगा, शायद नाज़मीन। उसे अपनी सोच पर शक हुआ, लेकिन नहीं, ये नाम तो ना था। उसने कभी सोचा भी नहीं था उस लड़की को जिसका दिन नहीं गुजरा था कबीर खानज़ादा को सोचे बगैर। उसने अपने जहन झटका। वो क्यों सोच रहा था इस लड़की को जिसके लिए उसने इनकार करना था? वो किसी गांव की गवार से शादी नहीं करेगा, उसने सोच लिया था, और इस चीज़ से पीछे हटने के लिए उसे जो करना पड़ेगा वो करेगा। उसने सोचा और अपनी माँ के पास बैठ गया। नरमीन कमरे में दरवाज़ा बंद किए बैठी थी। शाम से रात हो गई थी। नाजो बेगम उसके पास भी आई थी, लेकिन उसने यही कहा कि उसे सरदर्द है, जो वाकई था। उसका दिल अजीब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी सबके बीच कैसे रिएक्ट करे। या अल्लाह मदद। आंखें बंद किए आसमान की तरफ देखे। उसने दिल से अल्लाह को पुकारा था। दुपट्टा कंधे पर डाले, आज काले स्याह बाल उसकी ढीली चोटी में बंधे थे जो कमर से नीचे आते, और उसकी वही 2 खूबसूरत बड़ी आंखें। काई रंग की फ्रॉक चूड़ीदार पहने वो मुस्तरिब सी खड़ी थी। वो हसीन थी बेतहाशा, लेकिन खुद को कभी इश्क की नज़र से देखा ही नहीं था। ये लंबे स्याह बाल जिनका ख्याल बचपन से उसकी मोरे ने किया था, जो वो इतने हसीन थे। ये 2 खूबसूरत आंखें जिन्हें कोई देखे तो उनके सहर में डूब जाए। वो सरापाए मोहब्बत थी, लेकिन अपने हुस्न से ना वाकिफ मासूम सी वो लड़की किसी के इश्क में कूदे कूदे डूबी थी। शाम से रात हुई, वो बाहर नहीं आई और ईशा की नमाज पढ़ते सोने के लिए लेट गई कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। वो घबरा कर उठी, चेहरे पर दुपट्टा डाला। कौन? हम हैं, आप ही दरवाज़ा खोलें। बाहर से रहमा और इसरा की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला तो वो लोग अंदर आईं। क्या हुआ मेरी प्यारी आपी? आपकी तबीयत ख़राब है, आप खाना खाने नहीं आई? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दाजान ने भी कुछ नहीं खाया। वो आपके पास आना चाह रहे थे, लेकिन उनके घुटने की तकलीफ, इसलिए हम आपको बुलाने आए हैं। रहमा की आवाज़ परेशान सी थी। या अल्लाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। दाजान से कहें आप परेशान ना हो, हम खाना लेकर उनके पास आते हैं। अपने ख्यालों में खोई हुई इस चीज़ को तो भूल ही गई
कि अपनी इस भूल पर नादिम भी थी। फौरन से रसोई की तरफ निकली। कबीर अपने कमरे में लेटा था, लेकिन वो आज के दिन के बारे में सोच रहा था। खाने के वक्त, दाजान आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? कबीर ने दाजी को ना खाते देखा तो कहा, नहीं बेटा, बस अभी हम खाएंगे, आप खाएं। दाजी आप खाएं, मैं नरमीन को बुलाकर लाती हूँ, नाजो बेगम ने कहा तो दाजी ने मना कर दिया। नहीं बेटा, आप रहने दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे आराम करने दें, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बीमार हो। इन सब में अब कबीर बोला। वो समझ गया था कि वाकई जब से वो आया वो लड़की ना उसके सामने आई, अब उसके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। दाजी अगर वो नहीं आ रही तो आप तो खाना खाएं। नहीं बेटा, आप सब खाना खाएं, हम भूख नहीं है, हम थोड़ी देर बाद उसके साथ खा लेंगे। कबीर हैरत से ये सब देख रहा था। बाकी सब तो उसके आदी थे, लेकिन कबीर को ये सब देख गुस्सा आने लगा। अब रात के 11 बज रहे थे और उसके दिमाग में ये ख्याल था कि दाजी ने खाना खाया होगा या नहीं। उसे इस लड़की पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वो इस कदर खुदगर्ज थी कि वो जानती थी दाजी उसके बगैर खाना नहीं खाते, फिर भी वो नीचे खाना खाने ना आई। सेल्फिश, एक लफ्ज़ बोलकर वो खड़ा हुआ और वॉशरूम में बंद हो गया। उसके बाद वो दाजी के कमरे में जाने का इरादा रखता था। वो अपने कमरे में रूलिंग चेयर पर बैठा, हाथ में सिगार लिए गहरे कश ले रहा था और आज के दिन की बाबत सोच रहा था। इसरा से टकराव, उसका डरना, उससे नफरत, कबीर की बहन और उसकी बचपन की मंग। हाँ, इसरा खानजादा जरगाम खानजादा की बचपन की मंग थी जिससे उसे सख्त चिढ़ थी, जिसकी बाबत सिर्फ जरगाम जानता था, इसरा नहीं। वो कबीर की बहन थी, बचपन की मंग थी और इस दिल में वो तो कम से कम हरगिज़ नहीं थी। जरगाम जब भी उसे देखता उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच जाता। आखिर क्यों कर देते हैं बचपन में मंगनी? क्यों अपनी औलाद की खुशियों का नहीं सोचते? क्यों इन्हें जहनी बीमार कर देते हैं? ये कह कह कर के कुछ भी हो जाए, बचपन की मंग से ही दस्तबरदार ना होना क्यों? उसे गुस्सा आ रहा था सोच सोच कर। खानजादा अपनी ज़ुबान और अपनी इज्जत से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकती, ये उनकी गैरत के खिलाफ था। लेकिन ये दिल, जरगाम ने अपनी आंखें बंद की, अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा और झुंड से किसी का सरापा लहराया और झट से उसने अपनी आंखें खोल दी। सिगार हाथ से फेंके वो खड़ा हो गया। खिड़की से बाहर की हवा उसके वजूद को छू रही थी। वो खामोशी से खड़ा उस दिन के बारे में सोच रहा था जब 4 साल पहले उसने इस परी को देखा था, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से आते हुए शाज और फाज के स्कूल के बाहर खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। छुट्टी का वक्त था, वो बाहर खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। पहली बार वो इन्हें लेने आई थी। उसे इस तरह गाड़ी से बाहर निकलना पसंद नहीं था और ना ही उसे इजाज़त थी, लेकिन आज उनकी सालगिरह के मौके पर वो इन्हें सरप्राइज़ करना चाहती थी कि उसके बराबर में खड़ी औरत, जो खुद भी खड़ी अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी, उसके हाथ में 1.5 साल की बच्ची थी जो बहुत रो रही थी। नरमीन की जब नज़र पड़ी तभी इस बच्ची ने भी उसे देखा और वो नरमीन की बड़ी बड़ी आंखें और हिजाब के हाले में छुपा चेहरा देखकर मुतजस्सिस होकर खामोश हो गई और टुकर टुकर उसे देखने लगी। नरमीन को उसके देखने के अंदाज से एकदम हंसी आई और प्यार यही बहुत आया। उसने जैसे ही हाथ बच्ची की तरफ बढ़ाए, बच्ची खुशी खुशी उसकी गोद में आ गई। नरमीन उससे खेलने लगी कि अचानक उसने नरमीन के हिजाब पर हमला किया और झट से नीचे उतार दिया। नरमीन, जिसको ये कतई उम्मीद नहीं थी, फ़ौरन बच्ची को माँ के हवाले करके उसने अपना निकाब वापस चेहरे पर डाला और आसपास देखा, लेकिन वहाँ चंद औरतों और बच्चों के सिवा कोई ना था। लेकिन फिर भी वो बहुत घबरा गई थी। बच्ची की माँ ने उससे माजरत की, लेकिन दूर खड़े एक शख्स ने यह मंजर कभी ख्वाब में भी ना देखा था। जरगाम खानजादा, जो स्कूल के बिल्कुल सामने कैफ़े में बैठा कॉफ़ी पीने आया था, बाहर निकलते वक्त गैर इरादी तौर पर उसकी नज़र पड़ी और वो इस मंजर में कहीं खोसा गया। नकाब उतरना, चेहरे का दीदार होना और फिर नकाब पहन लेना और फिर नकाब से बाहर झांकती वो काली बड़ी बड़ी स्याह आँखें, वो कोई इंसान थी या परी? वो खोसा गया था इस मंजर में। दुनिया जहाँ का होश कहाँ था उसे देखने के बाद? कोई इतना हसीन कैसे हो सकता था? वो खामोशी से नाक की सीध में चलता गया कि अचानक एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। भाई देख कर चलो, मेन रोड है ये। जरगाम, जो इस मंजर में गुम था, अचानक उसका तसलसल टूटा और उसने सामने देखा जो अब शाज और फाज के साथ खड़ी थी और वो खुशी से निहाल हो रहे थे कि आज पहली बार उनकी फेवरेट आपी इन्हें लेने आई थी। वो खुशी से उछल रहे थे और कह रहे थे, नरमीन आपी, आप हमें लेने आई हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा। जरगाम ने हैरानी से इस मंजर को देखा। ये तो नरमीन है। उसे याद पड़ा, उसने तो कभी गौर ही नहीं किया था कि नरमीन अब उनके सामने नहीं आती। अव्वल तो वो खान हवेली जाता ही कम था, दूसरा उसकी ऐसी नज़र ना थी कि वो अपने घर की बेटियों पर नज़र रखता। उसने इसरा और रहमा को तो देखा हुआ था, जो बहुत कम कभी किसी मौका पर नज़र आ जाती, लेकिन नरमीन को होश संभालने के बाद कहाँ कभी उसने देखा था। आज वो समझा था कि नरमीन खानजादा पर्दा करती है, लेकिन ये लम्हा जो खुदा ने गवाह था, इसने किसी इरादे से नहीं किया था, वो हो गया था। उसने नरमीन खानजादा को बगैर हिजाब के देख लिया, लेकिन बस एक लम्हा, फ़कत एक लम्हा जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। ये एक लम्हा उसके दिमाग में नक्श हो गया, ये एक लम्हा जो वो भुला नहीं पा रहा था। वो जानता था वो कबीर खानजादा की मंग है, ये बात कौन नहीं जानता था, लेकिन ये दिल, ये दिमाग, इस यादाश्त से वो कैसे उसे मिटाता जो 4 साल से उसके जहन में पंजे गाड़ कर बैठ गई थी। वो सर्दी में बगैर शर्ट के ब्लैक ट्राउज़र में खड़ा खिड़की के बाहर के मंजर में गुम था, या उसके ख्यालों में वो नहीं जानता था। वो बस इतना जानता था कि वो इस लड़की को भुला नहीं पा रहा। वो स्पाट चेहरा लिए सर तासरात के साथ जबड़े भींचे खामोश खड़ा था
पुरस्कार खामोशी, किसी तूफान से पहले आने की खामोशी।